जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, कल के वीडियो में हम लोग जाने थे जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, जीव जनन कैसे करते हैं, इसका हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। जिसमें 6 गो ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे ना, जिसमें से 100% 2 गो सब्जेक्टिव आपसे लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर उसमें से भी नहीं लड़ता है तो हम आपको इस टाइप ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं ना ढूंढ के, जो एकदम 100% गारंटी है कि उसमें से कम 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा। कितने प्यारे साथियों, तो 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% है, यानी कि 6 नंबर। जो बायोलॉजी का 6 तीनों क्वेश्चन पूछता है ना, तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा और 100% ये है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, हम बिना आपको अब बताते हैं कि वो कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा 2026 हो या 27 एकदम सीधा का सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ने को मिलेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग कितना पढ़े थे, 6 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पढ़े थे और आज हम लोग 7वां सब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए, ये ऋतु स्राव जो होता है ना, ये 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऋतु स्राव से कैसा भी क्वेश्चन निकाल सकता है। ये देखिए, ऋतु स्राव क्यों होता है, ठीक है ना। ये पूछ सकता है ऋतु स्राव क्या होता है, ये कितने दिनों का होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये जानते हैं ऋतु स्राव क्या होता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। अगर अंड कोशिका का जो निषेचन नहीं होता है, निषेचन की क्रिया, तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित ही रहती है। गर्भाशय भी प्रतिमान निषेचित अंडे की प्राप्ति प्राप्ति हेतु तैयार करता है। अतः इसकी अंतःभित्तियां मांसल एवं अस्पांजरी हो जाती है कि अंड से निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। उसके पोषण के लिए क्या है, आवश्यक है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती। अतः अतः यह पत्ते धीरे धीरे टकरा कर योनि मार्ग से रुधिर में कंप्यूस के रूप में निकासित होते हैं। क्या होते हैं, ये योनि मार्ग से क्या होते हैं, टकरा जाते हैं और क्या होते हैं कि कंफ्यूज के और मयूक्स के रूप में निष्कासित होता है। इसमें इसमें चक्र लगभग 1 मास का समय लगता है, 1 मंथ का समय लगता है इस चक्र में। तथा तथा इसे ऋतु स्त्राव या रजोरम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऋतु स्त्राव भी कहा जाता है या फिर रजोधर्म भी कहा जाता है। मतलब इसको 2 नामों से जाना जाता है। आइए प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। युग्मनज से आप क्या समझते हैं। युग्मनज ये भी बहुत ज़्यादा बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। परिपक्व शुक्राणु अंडाणुओं की पूरी तरह मिल जाना युग्मनज कहलाता है। जब परिपक्व शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं, दोनों पूरी तरह से अच्छे से मिल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग युग्मनज कहते हैं। और इन्हीं के बाद क्या होता है, बच्चे का भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि बच्चे का निर्माण होता है। तो ये परिपक्व शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलता है, तो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, जहाँ पे निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। मानव मानव में वृक्क के क्या कार्य है, मानव में वृक्क का क्या कार्य है। आइए जानते हैं। मानव में वृक्क के मुख्य निम्नलिखित कार्य, बहुत सारा कार्य, जैसे कि वृक्क में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जो लैंगिक जनन की क्रिया में सहयोग भाग लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होते हैं। जो वृक्क होते हैं ना, ये क्या करते हैं, शुक्राणु को उत्पन्न करते हैं और ये लैंगिक जनन की क्रिया में क्या सक्रिय भाग लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी को जन्म देकर अपने सहायक होते हैं। फिर दूसरा, वृक्क में उत्पन्न हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। जो वृक्क के द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मानव शरीर में द्वितीय जनक लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये क्या होता है, मानव जनन में द्वितीय जो लक्षण जनन लक्षण होते हैं ना, इसको स्थापित करने में क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है, मददगार होता है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताएं। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती है, इनके बारे में बताना है। तो आइए जानते हैं गर्भ निरोधक गोलियां क्या है। परिवार नियोजन के कई उपाय में गर्भ निरोधक की गोलियां भी एक उपाय है। जो परिवार नियोजन मतलब परिवार का नियोजन करना, विनाश करना है ना, मतलब निरोध करना है ना, क्या करना, कई सारे उपाय गर्भ निरोधक की गोलियां का भी एक उपाय है। इनमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। क्या किया जाता है, इसमें कृत्रिम तरह से, कृत्रिम है ना, जो मानव भगवान के द्वारा बनाया जाता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। यह ईएसएच एवं एलएच के स्राव पर प्रतिबंध होता है। किसके किसके, ये ईएसएच एवं एलएच के स्राव पर प्रतिबंध होता है, जिसके कारण अंडोत्सव की क्रिया नहीं होती। जिसके कारण क्या होती है, अंडोत्सव की क्या मतलब, जो जो स्त्री में क्या होता है, जो अंडाणु उत्पन्न होता है ना, वो नहीं होता है, ठीक है ना।
ये सब नहीं क्रिया नहीं होती है, जिससे क्या होता है जो गर्भ निरोधक गोलियां उसको मार देती है, गर्भ में ही क्या करती है बच्चे को मार देती है। आइए प्रश्न संख्या 11 जानते हैं परागकण क्या है, परागकण में कीटों की क्या भूमिका होती है। परागकण क्या है तथा परागकण में कीटों की क्या भूमिका होती है। तो परागकोश में परागकणों का प्रकीर्णन वर्तिकाग्र तक होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो परागकोश से परागकणों तक की प्रक्रिया वर्तिकाग्र तक की होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। कीटों के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है, जो कीटों के द्वारा होती है वो कौन सी क्रिया होती है, तो याद रखिएगा पर परागण की क्रिया होती है। कीटों के द्वारा होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है। हम आपको कल बताए थे पर परागण क्या कहता है, तो एक स्व परागण होता है और दूसरा पर परागण। तो स्व परागण जो अपने पर डिपेंड होता है उसे स्व परागण, और दूसरा पर परागण जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं यानी कि पर परागण कहलाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। द्विलिंगी जीव कौन होते हैं, उदाहरण लिखे। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं, उदाहरण लिखे। वे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं। वे जीव जिनमें क्या होते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। क्या होते हैं मतलब यानी कि जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं तथा वे नर मादा दोनों प्रकार के युग्मक को उत्पन्न करते हैं। वे क्या करते हैं, दोनों प्रकार के युग्मक को उत्पन्न करते हैं। उभयलिंगी तथा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी। जिनमें द्विलिंग का मतलब समझ रहे हैं, द्वि का मतलब दो और लिंग का मतलब लिंग, मतलब जिसमें दो लिंग हो, यानी कि वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों के अंग अंग पाए जाते हों तथा दोनों क्या करके मिल के युग्मक का उत्पत्ति करते हैं, उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी कहलाता है। जैसे में केंचुआ, केंचुआ कैसा होता है, तो द्विलिंगी प्राणी द्विलिंगी जीव होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। डीएनए की प्रतिक्रिया बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। जो डीएनए की प्रतिक्रिया होती है वो बनाना क्यों जनन के लिए आवश्यक होता है। आइए जानते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम होता है। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब होता है अनुवांशिकता, तो वो उसका वाहक कौन होता है, क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए से बना होता है। जो डी क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो डीएनए से, ठीक है ना। डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डी राइबो न्यूक्लियर एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, से बना होता है। अतः इसकी प्राकृतिक बनाना जनन के लिए आवश्यक है। इसकी जो प्राकृतिक को बनाना क्या होता है, जनन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आइए प्रश्न संख्या 14 को जानते हैं कि परागण की क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। जो परागण की क्रिया होती है वो निषेचन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, मतलब किस प्रकार समान है। आइए जानते हैं। परागकणों में परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। जब देखिए परागकणों का क्या होता है, परागकणों के परागकोश से निकलकर, है ना, उसी के पुष्प या उसी के जाति के दूसरे पुष्पों पर, माने उसी का एक, देखिए ये एक परागण है ना, इसका ये जाति है, तो इससे निकल कर इस जाति पर ही पड़ जाना, ठीक ठीक है ना। माने उसके मतलब क्या, उसके परागकोश से निकल कर पुष्प के दूसरे मतलब उसी के जाति पड़ जाना, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। निषेचन के अंतर्गत परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। जब वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है परागकण, क्या होता है, वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं तो निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन किसे कहा जाता है, तो प्यारे साथियों, जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन हो जाते हैं, माने मिल जाते हैं, तब वहाँ पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तब उसे क्या कहा जाता है, तो निषेचन कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 15 को जानते हैं कि कायिक परिवर्तन क्या होता है। कायिक परिवर्तन को परिभाषित करें, यह किन पौधे में करते हैं। कायिक परिवर्तन कैसे पौधे में होता है। कायिक परिवर्तन पहले जानेंगे क्या होता है तथा इसका उपयोग कब करते हैं हम लोग। इसका उत्तर देखिए। कायिक पादप शरीर का कोई भी कायिक या वसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, विगल्भ परिविध से होकर नए पौधे का निर्माण। देखिए कायिक अंगों से, कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे जड़, तना और पत्ती, इन्हीं से क्या एक नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है, कायिक परिवर्धन कहलाता है। कायिक परिवर्धन कहलाता है। कायिक परिवर्धन मुख्यतः गुलाब, आलू, बायोफिल्म आदि आदि में किया जाता है। जैसे देखिए आप अगर गुलाब का फूल का लगा देते हैं ना डाढ़ी, तो गुलाब लग जाता है, यानी कि उसके क्या होता है, जड़, यानी कि उसके क्या होता है, एक मान सकते हैं तना से क्या होगा, वो लग गया। आलू भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा। बायोफाल्म जो होता है
जो ये भी पौधा क्या हो जाता है, उसके जड़ तना पत्ती के ही माध्यम से लग जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, कायिक परिवर्धन कहते हैं, कि मतलब उसके कायिक भागों से, कायिक भाग 3 गो होता है, ठीक है ना? जड़, तना और पत्ती, ये तीनों से मतलब पौधे के निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग कायिक परिवर्धन कहते हैं। तो कायिक परिवर्धन आपको याद रहेगा ना, कि कायिक भागों से, पौधे के कायिक भागों से पौधे के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो कायिक परिवर्तन कहा जाता है। प्यारे साथियों, ये आपका 7 से 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है ना? 7 से 8 अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसी में से 100% आएगा। कल के अगर वीडियो में से नहीं आता, तो आज के वीडियो में 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन एकदम लड़ने को मिलेंगे तो मिलेंगे। कायिक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा भी गया था, शायद इस बार नहीं तो इसके पिछले बार कायिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।